सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं मुकेश मानस जी द्वारा रचित कहानी अभिशप्त प्रेम। अरे भाग मत, ठोकर लग जाएगी। मगर धीरे धीरे चलना मेरे वश में नहीं था। मेरे मन में बार बार यही बात आ रही थी कि जल्दी से जल्दी अपने गांव में कैसे पहुंचा जाए। माँ तेज चल ही नहीं सकती थी क्योंकि उसके साथ मेरी छोटी बहन थी। मैंने हालांकि 2 झोले अपने कंधों पर उठा रखे थे, मगर उनमें कोई वजन मालूम नहीं हो रहा था। जब हमारे गांव की सीमा पर बहने वाला बम्बा आया तो मैं उसकी पुलिया पर बैठ गया। माँ काफी पीछे छूट गई थी। बम्बे में बहते पानी ने वहां की हवा में थोड़ी ठंडक भर दी थी। मैं पसीने से लथपथ था, इसलिए वहां बैठकर सुस्ताना अच्छा लग रहा था। उन दिनों हमारे गांव तक तांगे नहीं चलते थे। हमारे गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक काफी बड़ा गांव था। बसें वहीं तक आती थीं। उस गांव की कई टेढ़ी मेढ़ी गलियां पार करने के बाद एक कच्चा रास्ता हमारे गांव तक आता था, जो सिर्फ कहने भर के लिए रास्ता था। यह दरअसल खेतों के बीच से एक बुग्गी के निकलने भर की जगह थी। इसके दोनों तरफ बुग्गियों के पहियों से बनने वाली 2 समानांतर गड्ढेनुमा नालियां थीं। रास्ता था भी काफी ऊंचा नीचा और टेढ़ा मेढ़ा। बरसातों में इसमें पानी भर जाता और मिट्टी कीचड़ में बदल जाती, तो सूखे में मिट्टी सूखकर उड़ने लगती। वक्त बेवक्त उगकर खड़े हो जाने वाले ऊंचे ऊंचे झाड़, ऊपर से लोगों की बहुत ही कम आवाजाही इस रास्ते के किसी भी राहगीर की हिम्मत पस्त कर देने को काफी थी। मगर गर्मियों की छुट्टियों में गांव आने की ललक और किशोरावस्था के उत्साह के आगे सब नतमस्तक थे। 8वीं कक्षा की परीक्षाएं होते ही मैंने गांव जाने की रट लगा ली थी। पिताजी का काम इधर काफी बढ़ गया था और वो काफी व्यस्त रहने लगे थे। पहले वो भी आना चाह रहे थे, पर बाद में वो नट गए। तू तो एकदम तीतरी सा भगे। धीरे धीरे चलकर आती हुई माँ भी पुलिया पर आकर बैठ गई। छोटी बहन इधर उधर घूमने लगी। सही तो कह रही थी माँ, उन दिनों गांव आने का कितना उत्साह हुआ करता था। रोजाना की उबाऊ जिंदगी, वही मास्टरों की डांट और सजाओं से भरा स्कूल, और घर के सामने सड़े से पार्क में खेले जाने वाला एक जैसा खेल। दिल्ली शहर की सड़ांध और बदबू मारती जे कॉलोनी में चाहे कितने ही आकर्षण क्यों न थे, मगर गांव की बात ही कुछ और थी। सिकुड़ा सिकुड़ा, थका थका और उबा हुआ मन यहाँ आकर कितना खुल जाता था। दूर दूर तक हरे भरे लहलहाते खेत, बाग बगीचे मन को छू जाते थे। मन यहाँ आकर चंचल हो उठता और उसके पंख लग जाते। तितली की तरह कभी यहाँ कभी वहां। छुट्टियां कब बीत जाती पता ही नहीं चलता था। सुस्ता लेने के बाद हम फिर चल पड़े। हाल फिर वही, मैं आगे आगे और माँ पीछे पीछे। डरावने बूढ़े बरगद के आने से पहले मैं रुक गया। यह बहुत घना और काफी फैला हुआ बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी शाखाओं से लटकी हुई सैकड़ों जड़ें काफी डरावनी प्रतीत होती थी। बरगद के चारों तरफ एक गोलाकार चौकी बना दी गई थी। चौकी पर कुछ ईंटें लगाकर वी आकार का एक पूजा स्थल बना दिया गया था। बूढ़े बरगद का पूरा चित्र किसी को भी डरा देने के लिए काफी था। इस बरगद के साथ जुड़ी अनेक किंवदंतियां और कहानियां ऐसी थीं जो इसे और भयानक बनाती थीं। कुछ ऐसी बातें मुझे पहले से पता थीं। गांव में सब मानते हैं कि इस पर कोई भूत रहता है। कुछ लोगों ने तो उसे साक्षात देखा भी था। उनके मुताबिक डरावने चेहरे, लंबे लंबे और पैने दांतों वाला यह भूत बड़ा भयानक था। कुछ लोगों ने तो उसकी पूजा भी करनी शुरू कर दी थी ताकि भूत उन्हें न सताए। उसका आतंक पूरे गांव पर था। रात तो रात, लोग दिन में भी अकेले इधर आने से डरते थे। इस रास्ते से गुजरने वाले पहले उसे प्रणाम करते और फिर आगे जाते। बरगद के पास आते कुछ सालों पहले घटी एक घटना मेरे आगे साक्षात हो उठी। मैं खुद इस घटना का चश्मदीद गवाह था। मेरी आंखों में एकाएक किसना का चेहरा उभर आया। भरा भरा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, सुतवा नाक के नीचे घनी काली मूछें और हट्टे कट्टे शरीर का मालिक गबरू जवान किसना।
पिताजी के पहलवानी वाले दिनों का उनका पट्ट शिष्य बेहद उत्साही और हिम्मती किस्ना। उसे लगता था कि बरगद के पेड़ पर कोई भूत वूत नहीं था। भूत की बात सिर्फ हमारे लोगों में दहशत फैलाने के लिए गांव के ठाकुरों ने ही उड़ाई थी, ताकि रात में नंबर आने पर भी भूत के डर के मारे हमारे लोग अपने खेतों में पानी देने न जा पाए। एक रात किसना ने भूत के भय को खत्म करने की ठान ली। वह रात को अकेला ही अपने खेत में पानी देने निकला। पूरी रात उसने पूरी निडरता से खेत में पानी दिया, मगर सुबह बरगद के नीचे उसकी शत विशत लाश मिली। उसकी शत विशत लाश देखकर तो मैं तो डर ही गया था। लोगों के मन में भूत की बात और पुख्ता हो गई थी। मेरे भीतर भी भूत का भय समा गया था। क्या हुआ? माँ ने पास आकर मुझे झकझोरा। वह मेरे भीतर पैदा हो चुके भय को समझ गई थी शायद। अब मैं उसके साथ साथ चलने लगा। बरगद के पास आते ही उसने सिर पर पल्लू डाल लिया। हे औत सत्यों, हे दई देवताओं, भूल चूक माफ करना। माँ हाथ जोड़कर आंखें बंद कर बुदबुदा रही थी। मैं भी किसी भय से प्रेरित होकर भगवान को याद करने लगा। भूत का डर तो था, मगर भीतर से कहीं यह आवाज भी आ रही थी कि भूत वूत कुछ नहीं होता। फिर हम जल्दी जल्दी बरगद के आगे से गुजर गए। गांव में जीवन मेरे लिए एकदम निर्बंध हो जाता था। सुबह खा पी कर बम्बे की तरफ निकल जाना, घंटों बहते पानी में अपने हम उम्र लड़कों के साथ उछल कूद मचाते हुए नहाना, और जब मन भर जाता तो बम्बे के किनारे बैठकर बहते पानी को देखना। फिर किसी अमराई में डेरा डालना, किसी पेड़ की शाख पर चढ़ना उतरना और दिल्ली के बारे में सच्ची झूठी बातें सुनाना। भूख लगने पर घर जाकर खाना खा लेना और फिर वही बम्बा, फिर वही अमराई, या फिर लहलहाती फसलों की आंखों को ठंडक देती हरियाली और मन को प्रमुदित कर देने वाली भीनी भीनी सुगंध के बीच भी घूमते रहता था। यही था यहाँ का जीवन जिसके लिए मैं तरसता था। वक्त यहाँ पानी की तरह निर्मल और हवा की मानिंद तनाव मुक्त था। दिन भर तो मैं अपने हम उम्र लड़कों के साथ घूमता फिरता, मगर अंधेरा ढलने से लेकर नींद आने तक का मेरा सारा समय राघव भैया के साथ ही बीतता था। राघव भैया के बूढ़े माँ बाप हमारे पड़ोसी थे और रिश्ते में मेरे दादा दादी ही थे। राघव भैया उन दिनों बड़े गांव में इंटर कॉलेज में पढ़ते थे। पढ़ाई में तेज होने के साथ साथ वो चित्रकला में भी पूरे उस्ताद थे। उनके इसी फन के कारण मैं उनका फैन था। हंसमुख और विनम्र स्वभाव वाले राघव भैया एक आकर्षक नैन नक्श और कदकाठी के मालिक थे। अपने माँ बाप की 4 संतानों में अकेले राघव भैया ही बचे थे, इसीलिए वो अपने माँ बाप के लाडले भी थे। एक दिन दोपहर में अकेला मैं राघव भैया के खेतों से गुजर रहा था। खेत के साथ साथ सिंचाई की नाली थी जिसकी मेड़ पर चला जा रहा था। नाली में बड़ी तेजी से पानी बह रहा था। भरी दोपहरी, सुनसान और एकदम निर्जन जगह। मेरे भीतर भय की एक लहर सी उठ रही थी कि अचानक मेरी नजर बूढ़े बरगद पर चली गई। वह भयभीत कर देने वाले बिंब में तब्दील हो चुका था। उसे देखकर मैं वाकई डर गया। एकाएक मुझे खेतों से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई पड़ी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरी चाल में तेजी आ गई और मैं फिर अचानक भागने लगा और भागम भाग में अचानक नाली में गिर पड़ा। तभी एक आवाज आई, कौन है? अब तो मैं सचमुच डर गया। जल्दी जल्दी नाली से निकला और भागने लगा। कौन है रे? आवाज फिर आई। आवाज कड़क और मोटी थी, मगर मैं रुका नहीं। अरे मल्ला, रुक रुक तो, देख देख मैं राघव हूं। मुड़कर देखा तो सचमुच राघव भैया ही थे, मगर तब तक मैं दोबारा नाली में गिर पड़ा। राघव भैया की हंसी फूट पड़ी। राघव भैया की हंसी के साथ मुझे एक और हंसी सुनाई पड़ रही थी, मगर मुझे यहाँ कोई दूसरा आदमी दिखाई नहीं पड़ा। मुझे लगा कि मेरा वहम होगा। राघव भैया अपने कंधे पर रखे अंगोछे से मुझे पहुंचने लगे। राघव भैया, ये दूसरी हंसी किसकी है? दूसरी हंसी? मेरे सिवा यहाँ और कौन है? नहीं, कोई और भी हंसा था। अरे कोई नहीं है, तेरा वहम है। तभी वो दूसरी हंसी फिर फूट पड़ी। ये शायद किसी लड़की की हंसी थी। मैं राघव भैया की तरफ देखने लगा और वो मेरी तरफ। वो हंसी थी कि रुक ही नहीं रही थी।
वो तो नाली में बहते पानी की तरह बहती जा रही थी, बहती जा रही थी। डरेगा तो नहीं? नहीं, ये भूतनी की हंसी है, भूतनी की हंसी। एक पल तो मैं डर गया। भैया मुझे डरा जानकर खूब जोर जोर से हंसने लगे। अरे डर मत, ये किसी भूतनी वूतनी की आवाज नहीं है, ये तो मेरे दोस्त की हंसी है, उधर मेरे खेत में छिपा बैठा है। अच्छा मगर ये तो एक लड़की की आवाज है। अब मैंने भैया के चेहरे पर घबराहट के भाव देखे। वो अपनी घबराहट छुपाकर बोले, चल तुझे छोड़ आऊं। मैं आगे आगे चल पड़ा और वो पीछे पीछे। 2-4 कदम चलने के बाद वो जोर जोर से खांसने लगे। थोड़ी दूर चलकर मैंने पीछे देखा तो देखता ही रह गया। एक लड़की मेड़ पर खड़ी थी और राघव भैया इशारे से उसे कुछ कह रहे थे। क्या वो कोई भूतनी थी? अचानक मेरे मन में सवाल गूंजा। राघव भैया ने मुड़कर मुझे देखा तो सन्न रह गए। देख मल्ला, मेरी एक बात मानेगा? राघव भैया की आवाज में ममता उमड़ आई थी। हाँ, देख किसी से कुछ कहियो मत। क्या? उस लड़की के बारे में, वरना सब मुझे गलत समझेंगे। अच्छा, तो वो कोई लड़की थी, भूतनी नहीं। मगर राघव भैया के खेत में क्या कर रही थी वो? मैंने सोचा कि भैया से पूछूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ी। उस दिन के बाद राघव भैया मेरा कुछ ज्यादा ही ख्याल रखने लगे। कुछ दिनों बाद मैं दादाजी के साथ मंगल की पैंट गया। काफी चहल पहल थी बाजार में। बहुत सी छोटी छोटी दुकानें भी थीं जिन पर भीड़ जमा थी। दिल्ली की कॉलोनियों में लगने वाले साप्ताहिक बाजारों जैसा बाजार था ये। दादाजी ने घरेलू जरूरत की चीजें खरीदी। फिर वो एक दुकान के आगे मुझे खड़ा करके बोले, यहीं रहना, मैं अभी आया। मैं बाजार में आते जाते लोगों को देखने लगा। तभी एक दुकान पर मुझे राघव भैया दिखे। वो एक बिसातिये की दुकान पर खड़े थे। उनके साथ लड़की भी खड़ी थी और बिसातिये से किसी चीज का मोल भाव कर रही थी। अचानक उसने राघव भैया की तरफ मुड़कर देखा तो मुझे पता चला कि ये तो वही लड़की थी जो मैंने उस दिन उनके खेत की मेड़ पर देखी थी। लड़की ने कुछ चीजें ले ली। मैंने देखा कि बिसातिये को पैसे राघव भैया ही दे रहे हैं। अचानक उनकी नजर मुझसे मिली तो वो घबरा से गए। वो मेरे पास आ गए। अरे तू, मतलब तू अकेला यहाँ क्या कर रहा है? उनके साथ खड़ी लड़की मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। फिर भीड़ में खो गई। मैं अकेला नहीं हूँ, दादाजी के साथ आया हूँ। अच्छा, कहाँ गए मौसा जी? वो कुछ लेने गए हैं? मैं राघव भैया को उस जगह ले आया जहाँ दादाजी मुझे खड़ा कर गए थे। तभी दादाजी भी आ गए। राघव को देखकर वो मुस्कुराए। चलो, दादाजी बोले। राघव भैया तुम भी चलो, मैंने कहा तो राघव भैया बोले, नहीं, तुम मौसा के संग जा, मुझे अभी कुछ सामान खरीदना है। अच्छा, मैं दादाजी के साथ जाने के लिए पीछे मुड़ा कि राघव भैया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे से मेरे कान में फुसफुसाए, मेरी बात याद है ना? कौन सी बात? वही, वो लड़की वाली बात। अच्छा वो, मुझे उनकी बात याद आ गई। हाँ वही। राघव भैया को इत्मीनान हो गया। याद है, मैंने कहा। किसी से कहियो मत। राघव भैया ने जैसे गुहार की। नहीं कहूँगा। मैंने दौड़कर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। पीछे मुड़कर देखा तो राघव भैया वहीं के वहीं खड़े थे, गुमसुम और मायूस। उन्हें शायद अभी भी ये डर सता रहा होगा कि मैं उनकी बात किसी से कह ना दूं। गांव में 2 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। छुट्टियां खत्म होने से पहले पिताजी हमें लेने गांव आ गए। राघव भैया उदास मन से हमें बस अड्डे तक छोड़ने आए थे। दिल्ली आकर जिंदगी पुराने ढर्रे पर चल पड़ी। अब मैं 9वीं कक्षा में आ गया था। धीरे धीरे पूरा साल गुजर गया। इस पूरे साल के दौरान कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसकी वजह से गांव जाने का मौका पाता। वार्षिक परीक्षाएं हो जाने के बाद मैं पिताजी से गांव जाने की जिद करने लगा। पिताजी ने कुछ दिन ठहरने को कहा, मगर मुझ में इतना सब्र कहाँ था। मेरा मन तो बार बार गांव जाने को मचल रहा था। एक दिन खेल कूद कर घर लौटा तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। गांव के हमारे मोहल्ले का एक लड़का हमारे घर आया हुआ था। उसका नाम रामेश्वर था। उसके पिता दिल्ली में ही किसी कारखाने में काम करते थे। गांव में वह राघव भैया के साथ ही कॉलेज में पढ़ता था। मैंने उसे हाथ जोड़कर नमस्ते की। उसने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फिराया। अरे, तू तो 1 साल में ही इतना बढ़ गया। मैं क्या कहता। और बता, पेपर हो गए तेरे? हाँ। कैसे हुए? अच्छे हो गए भैया। बड़ी अच्छी बात है, उसने संतोष जताया।
भैया आज रात को आप हमारे घर रुकोगे? मैंने पूछा। मैंने इसलिए पूछा कि एक तो मैं उससे गांव के बारे में बात करना चाहता था, और दूसरे अगर वो अगले दिन लौटेगा तो मैं पिताजी से कहूँगा कि मुझे उसके साथ गांव भेज दें। आप गांव वापस कब जाओगे? मैंने फिर पूछा। कल जाऊंगा। कहो, मैं भी आपके साथ गांव चलूंगा। अच्छा, चाचा कहेंगे तो तुझे अपने साथ ले चलूंगा। पिताजी घर आए तो मैंने उनके सामने अपनी बात दोहराई। कल देखेंगे, अभी तो खा पी के सो जा, पिताजी ने बड़े दुलार से मुझे कहा। फिर पिताजी बाहर बरामदे में चारपाई डालकर रामेश्वर के साथ बातें करने लगे। खाना खाकर मैं भी उनके पास जा बैठा। खाना खा लिया? पिताजी ने पूछा। हाँ। तो जाकर सो जाना। मगर मेरा मन तो उनके पास बैठकर उनकी बातें सुनने को कर रहा था। जा बेटा, जाकर सो जा। पिताजी ने कहा तो प्यार से था, मगर उनकी आवाज में एक हल्की झिड़की भी थी। भीतर से माँ ने भी आवाज लगाई। मैं मन मारकर सोने चला गया। माँ उन दोनों को खाना परोसने चली गई। खाना खाते हुए भी वे दोनों बातें किए जा रहे थे। जल्दी ही मुझे नींद आ गई। सुबह उठा तो पता चला कि रामेश्वर जा चुका था। पिताजी भी जाने की तैयारी कर रहे थे। रामेश्वर भैया चले गए? हाँ, चले गए। मुझे नहीं ले गए? मैं लगभग रुआंसा हो आया। तुझे गांव जाने की बड़ी जल्दी है? पिताजी मेरी रोनी सूरत देखकर हंसते हुए बोले। अब आप पता नहीं कब भेजोगे। रामेश्वर भैया के साथ चला जाता। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, भेज दूंगा। अभी गांव जाना ठीक नहीं है। क्यों जाना ठीक नहीं है? मैंने सवाल किया। अभी गांव का माहौल खराब है भैया, जब ठीक हो जाएगा तो तुझे ले चलूंगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि गांव में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से पिताजी मुझे नहीं भेज रहे हैं। क्या कोई महामारी फैल गई है या कोई अनहोनी घट गई है? गांव के माहौल के खराब होने की बात मेरी समझ में नहीं आई। क्यों, क्या खराब हो गया? अब तुझे क्या बताऊं, तू नहीं समझेगा, तू अभी छोटा है। पिताजी तैयार होकर अपने काम पर चले गए। मैंने माँ से पूछा तो उसने यह कहकर अपना पल्ला छुड़ा लिया कि मोए ना पतो। पिताजी कुछ बता नहीं रहे थे और माँ ने मानो जुबान सिल ली थी। मगर मेरे अंदर जानने की खदबद लगी हुई थी। इन गर्मियों में पिताजी ने हमें गांव नहीं भेजा। जब भी पूछता तो एक ही जवाब मिलता कि जैसे ही गांव का माहौल ठीक हो जाएगा भेज दूंगा। अब मैं गांव के माहौल के ठीक होने का इंतजार करने लगा। उस साल की गर्मी की छुट्टियों में पिताजी ने मुझे गांव भेजा ही नहीं। कुछ समय तक तो छुट्टियों में गांव न जा पाने का दुख मुझे सालता रहा। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। पिताजी के काम की जगह हमारे घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं थी। मेरा स्कूल भी घर के पास ही था। तो स्कूल जाने से पहले मैं अक्सर पिताजी को दोपहर का खाना देने जाया करता था। एक दिन मैं उन्हें खाना पहुंचाने गया तो मेरी हैरानी का ठिकाना न रहा। पिताजी के सामने राघव भैया बैठे थे। मैंने खाने का डिब्बा मेज पर रखा और राघव से लिपट गया। राघव भैया और पिताजी दोनों हंसने लगे। राघव भैया और पिताजी ने साथ साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद अभी आया कहकर पिताजी कहीं चले गए। मैं तो राघव भैया के साथ बात करने को बेताब था ही। पिताजी ने बहुत अच्छा मौका दिया। राघव भैया ने मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में, स्कूल के बारे में, मास्टरों के बारे में बातचीत की। मैंने सब कुछ उन्हें विस्तार से बता दिया। साथ ही उन्हें यह भी बता दिया कि इस बार की छुट्टियों में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। बोर होता रहा पूरी छुट्टियों में। मैंने नोट किया कि भैया अब पहले जैसे नहीं रहे थे। वो काफ़ी बदल से गए थे। बात बात में हंस पड़ने वाले राघव भैया कुछ गंभीर से हो गए थे, शायद कुछ गुमसुम और कुछ उदास से। वो मुझसे कुछ न कुछ पूछे चले जा रहे थे। मैं भी उनसे कुछ जानने को बेताब था। उस बात का उत्तर जिसे पिताजी और माँ आज तक टालते आए थे और जो मेरे भीतर लगातार हलचल मचाती आ रही थी। मैंने जी कड़ा करके आखिर उनसे वो बात पूछ ही ली। राघव भैया, एक बात पूछूं? गांव का माहौल कैसा है? क्यों, गांव के माहौल को क्या हुआ? नहीं, पिताजी बता रहे थे कि गांव का माहौल खराब है। नहीं, सब कुछ ठीक तो है। पिताजी ने इस बार मुझे छुट्टियों में गांव नहीं भेजा। बोले कि गांव जाना ठीक नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई और बात होगी। वैसे क्या हुआ गांव में? अरे कुछ भी तो नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं बदला, सब कुछ वैसे ही है। इस बार छुट्टियों में आकर देख लेना। लेकिन मैं उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि राघव भैया मुझे टाल रहे हैं। अच्छा, इस बार की छुट्टियों में गांव जरूर आऊंगा। हाँ, जरूर आना।
राघव भैया अचानक फिर से गुमसुम हो गए। इससे पहले कि मैं कोई और बात शुरू करता, पिताजी आ गए। पिताजी ने अपनी जेब से 100 के कुछ नोट निकाले और राघव भैया को देते हुए बोले, ले, अभी यही मिले, इन्हीं से काम चला। जल्दी ही काम लगवा दूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। राघव भैया ने रुपए अपनी जेब में रखे और जाने को उठ खड़े हुए। फिर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फिराया। मल्ला तो अब बड़ों की तरह बातें करने लगा है चाचा, काफी समझदार हो गया है। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, पढ़ने लिखने में मन लगाओ, फिर आऊँगा। अच्छा, कहकर राघव भैया चले गए। रात को चारपाई पर मैं पिताजी के बगल में लेटा सोने की कोशिश कर रहा था। माँ भी वहीं पास में बैठी थी। मुझे सोया जानकर माँ और पिताजी आपस में बातचीत करने लगे। राघव आया था। अच्छा, यहीं शास्त्री नगर में रह रहा है। अभी नौकरी छूट गई है। रुपए मांगने आया था मेरे पास। कुछ बताया उसने? हाँ, सब ठीक है। लड़का हुआ है उसे। चलो, ये तो अच्छी बात है। वो लौंडिया ठीक है? लौंडिया माने लड़की। भैया को लड़का हुआ है, यानी उन्होंने शादी कर ली। मगर किससे? क्या उसी से जिसे मैंने उनके खेत की मेंढ पर और बिसातिये की दुकान पर देखा था? मेरे मन में सवाल खदबदाने लगा। ठीक है, कह रहा था लड़की अच्छी है, मगर उसकी वजह से गांव तो नहीं जा सकेगा। ठाकुर तो अभी भी गंडसा उठाए फनफनाए घूम रहे हैं। बीच बीच में उसके माँ बाप को धमकाने आ जाते हैं कि राघव को छोड़ेंगे ना, गैर जात की लड़की से शादी ना करनी चाहिए। फिर ये तो शादी करके भी नहीं लाया, भगा कर लाया है। ये ठाकुर बहुत खराब है। भगवान जाने क्या होगा। माँ के स्वर में भय उतर आया था। मेरे भीतर भी भय की फुरफुरी सी उठ गई। मैं सब समझ गया। मेरे भीतर खदबदाते आ रहे सवाल का जवाब मुझे मिल गया था। ठाकुरों और जाटवों की रंजिशों की जाने कितनी कहानियां मैं गांव से सुन आया था। उस दिन के बाद मैं राघव भैया के आने का इंतजार करने लगा। मैंने पिताजी से कई बार राघव भैया से मिला लाने की जिद की, मगर हर बार वो मुझे यह कहकर टाल देते कि उन्हें नहीं मालूम कि राघव कहाँ रहता है और कहाँ काम करता है। इस बीच 2-3 महीने और बीत गए। राघव भैया तो नहीं आए, मगर एक दिन सुबह सुबह भरत सिंह आया। भरत सिंह को मैं जानता था। वह हमारे गांव के एक ठाकुर का लड़का था। भरत सिंह था तो ठाकुर, पर ठाकुरों जैसा उसमें कुछ था नहीं। वो एक सीधा साधा लड़का था और राघव भैया के जिगरी दोस्तों में से एक था। उसका एक बड़ा भाई दिल्ली में ही काम करता था, इसलिए उसका दिल्ली आना जाना लगा रहता था। वह मेरे पिताजी की भी बड़ी इज्जत करता था, इसलिए जब भी दिल्ली आता तो मेरे पिताजी से ज़रूर मिलकर जाता। उसने बताया कि गांव में माहौल अब काफ़ी शांत है। ठाकुर भी अब थक हार कर बैठ गए हैं। एक दिन ट्यूशन से घर लौटा तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। भीतर के कमरे में राघव भैया चारपाई पर बैठे हुए थे। पहले तो उन्हें पहचानने में मुझे थोड़ी दिक्कत हुई। उन्होंने मूछें रख ली थी। मुझे असमंजस में देखकर राघव भैया हंस पड़े। यह उन्हीं की हंसी थी। उनके साथ साथ उनके बगल में बैठी औरत भी हंस पड़ी। वो हंसी भी मुझे जानी पहचानी सी लगी। उसकी गोद में एक सुंदर सा बच्चा था। तभी माँ चाय लेकर अंदर आई। मैंने इशारा करके राघव भैया से उस औरत के बारे में पूछा। ये है तेरी भाभी, चल नमस्ते कर। मैंने हाथ जोड़कर नमस्ते की। चल जा, अपने चाचा के पास जा, कहकर भाभी ने बच्चे को मुझे दे दिया। मैंने बच्चा गोद में उठा लिया। ताज्जुब था कि बच्चा मेरी गोद में आकर रोया नहीं। कितना बड़ा हो गया, पूरे 1 साल का हो गया है। क्या नाम है इसका? नाम नाम है इसका चंद्रभान। बड़ा अच्छा नाम है। तुझे अच्छा लगा? हाँ। मैं उसे लेकर एक कोने में बैठ गया। रामवीर ठाकुर को कैसे पता चला? माँ ने भाभी की तरफ इशारा करते हुए पूछा। राघव भैया ने पूरी कहानी सुना दी। एक दिन हम दोनों मिलन पर फिल्म देखने गए थे। वहां हमें रामवीर चाचा दिख गए। हम निगाह बचाकर निकलने लगे, मगर उन्होंने हमें देख लिया। वो हमारे पास आए और बोले कि मुझसे क्यों डरते हो बेटा? इसने उनके पांव छू लिए। उन्होंने इसके सिर पर हाथ रखा, 51 रुपए दिए और बोले कि इसे मेरी तरफ से कन्यादान समझो। रामवीर ठाकुर हमारे ही गांव के ठाकुर थे। रामवीर ठाकुर हैं तो अच्छे, पर हैं तो ठाकुर ना, पुराना खून है। माँ की आवाज में भय था। थोड़ी देर तक चुप्पी छाई रही। कोई कुछ नहीं बोला। अरे चाची, डरे मत, सब ठीक होगा। राघव भैया ने चुप्पी तोड़ी। तेरे बाबा आए थे यहाँ?
माँ ने पूछा। 2 बार आए। पहली बार आए तो मेरे संग खूब गाली गलौज करके गए। जब इसने उनके पांव छुए तो उनके मन का गुबार निकल गया। बाद में खूब आशीर्वाद देके अपने पोते को गए। बता रहे थे कि ठाकुर आए दिन तंग करते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं। पिछले हफ्ते आए तो कह रहे थे कि इसके बापू अब शांत हैं। कहने लगे हमारी लौंडिया अगर खुश है तो हमें क्या गम, बाकी खुशी में ही हम सबकी खुशी है। अब की जाओ तो बच्चों को कहना कि हमें हमारे नाती का मुंह तो दिखा दो। गाँव मत जाना भैया, कभी मत जाना। मैं बीच में ही बोल पड़ा। अरे नहीं जाऊंगा, तू घबरा मत, शहर में रहकर भी डरता है। राघव भैया हंसने लगे, मगर उनकी हंसी में पहले जैसी बात नहीं थी। उनकी हंसी मेरे सीने में धंसती चली गई। तभी बच्चे ने मेरी पैंट पर मूत दिया। मुझे अजीब सा महसूस हुआ। मेरे चेहरे को देखकर सभी जोर जोर से हंसने लगे। उसके बाद मेरे दिन राघव भैया के बारे में सोचते हुए ही बीतने लगे। उनको लेकर मैं अक्सर एक भय से आतंकित रहता था। एक दिन मैं अपनी माँ और छोटी बहन को लेकर मिलन पर फिल्म देखने गया। पिताजी ने काम निपटाकर सीधे हॉल पर पहुंचने का वायदा किया था। हमारे पास एक पास था। मिलन में पिताजी की कोई जान पहचान थी। नई फिल्म आने पर पिताजी अक्सर ही पास ले आया करते थे। हम हॉल के मेन गेट के पास खड़े होकर पिताजी का इंतजार कर रहे थे। मैं उन्हें इधर उधर देख रहा था। तभी मेरी नज़र एक लड़की और एक लड़के पर पड़ी। वे दोनों साथ साथ खड़े थे, चुपचाप। मैं हैरान था। मेरी हैरानी का सबब उनकी चुप्पी ही था। सिनेमा हॉल पर जब भी मैं किसी लड़के लड़की को साथ साथ देखता था तो उन्हें हमेशा एक दूसरे से बातचीत करते हुए ही देखता था, मगर ये दोनों एकदम चुपचाप थे। मुझे उनकी चुप्पी अजीब लग रही थी। तभी उनके पास एक बड़ी उम्र का एक आदमी आया। उसकी घनी सी दाढ़ी थी। वो आदमी उन दोनों से बातचीत करने लगा। मुझसे बातचीत करते हुए लड़का थोड़ा संयत दिख रहा था, मगर लड़की घबराई सी थी। अचानक वो दाढ़ी वाला आदमी चीखने चिल्लाने लगा। उसकी चीख चिल्लाहट सुनकर उनके आसपास लोग इकट्ठा होने लगे। मैं भी जरा उधर को हो लिया। करीब गया तो पता चला कि वो आदमी उस लड़की को बुरी बुरी गालियां दे रहा था। मामला क्या है मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लड़की जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए ही उसे कुछ कहने लगी। फिर अचानक वो उसके पैरों में गिर पड़ी। लड़के ने उसे उठाया। वह आदमी क्रोध से तमतमा रहा था। अचानक उसने लड़की का एक हाथ पकड़ा और उसे खींचकर ले जाने लगा। यह देखकर भीड़ में सुगबुगाहट होने लगी, मगर उस आदमी से बोला कोई कुछ भी नहीं। लड़के ने दौड़कर उस आदमी के हाथों से लड़की का हाथ छुड़ाया, मगर वह आदमी उस लड़की से चिपट गया। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही उस आदमी ने अपने कुर्ते की जेब से चाकू निकालकर लड़की के पेट में घुसेड़ दिया। उसने धड़ाधड़ 3-4 वार और कर दिए। लड़की गिर पड़ी। वह खून से लहूलुहान थी। उसको खूनम खून देखकर लड़का चीख मार मार कर उस आदमी पर लपका। उस पर शायद हैवानियत सवार थी। उसने आओ देखा न ताओ लड़के पर भी 3 वार कर दिए। लड़के की कमीज खून से सन गई। वह भी एक तरफ को गिर पड़ा। भीड़ में खड़ी औरतें चीखने चिल्लाने लगी। थोड़ी देर तक तो वह आदमी भी हक्का बक्का सा खड़ा रहा, फिर वह भागने लगा। उसको भागते देखकर भीड़ सक्रिय हो गई। कुछ लोग उस आदमी के पीछे भागे और उसे पकड़ लिया और पीटने लगे। थोड़ी देर बाद ही पुलिस आ गई। मल्ला, मल्ला, इधर आ, वहां क्या कर रहा है? पिताजी की आवाज थी, मगर मैं अपनी जगह से हिल न सका। पिताजी ने मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ा और लगभग घसीटते हुए माँ के पास ले आए। ऐसी दुर्घटना के बाद फिल्म कौन देखता था? पिताजी ने झट एक स्कूटर वाले से बात की और हमें घर ले आए। घर में कोई किसी से कुछ नहीं बोला। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मेरी कंपकपी छूट रही थी। मुझे शायद भय के कारण बुखार हो गया था। जल्दी ही मैं सो गया। जब उठा तो रात हो चुकी थी। पिताजी मेरे पास आए। उनके हाथ में पानी का एक गिलास था। उन्होंने एनासिन की एक गोली मुझे खाने को दी। मैं गोली खाकर फिर लेट गया तो माँ बोली, खाना तो खा ले। मगर मेरी भूख मर चुकी थी। मैंने मना कर दिया। उस रात मुझे एक बहुत बुरा सपना आया। मैं उस लड़के में राघव भैया को देख रहा था। सुबह उठा तो देखा कि सामने वाली चारपाई पर राघव भैया बैठे चाय पी रहे थे। उन्होंने मुझे देखा तो मुस्कुरा उठे। काफी देर तक मेरे मुंह से कोई बोल नहीं फूटा।
काफ़ी देर बाद मैंने एक ही बात कही, राघव भैया गांव मत जाना। अच्छा नहीं जाऊंगा, यह कहकर वो जोर जोर से हंसने लगे। जाने क्यों राघव भैया का इस तरह से हंसना मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा तो मुझे तब भी नहीं लगा जब 2-3 महीने बाद मुझे पता चला कि राघव भैया अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर गांव चले गए हैं। भरत सिंह भैया दिल्ली आए थे तो उन्होंने ही ये सब बताया। उन्होंने बताया कि भाभी के पिताजी ही आकर उनको गांव ले गए हैं। हमारे गांव के ही एक आदमी ने भाभी के पिताजी को उनका पता ठिकाना बताया था। भरत सिंह ने ही बताया था कि राघव गांव में खुश है। अब वो शायद दिल्ली नहीं लौटेंगे, गांव में ही खेती बाड़ी करेंगे। अब सब ठीक है। अब सब ठीक है सुनकर मुझे लगा कि कुछ भी ठीक नहीं है। सिनेमा हॉल पर घटी वो घटना बार बार मेरी आंखों में घूम जाती। मैं रोजाना राघव भैया की सलामती की प्रार्थना करता, मगर 3-4 महीने बाद गांव से जो खबर आई उसने मेरे होश उड़ा दिए। पता चला कि एक दिन भरी दोपहरी में किसी के खेत की मेड़ पर राघव भैया की पत्नी और उनका बच्चा मरे पड़े मिले। खबर सुनते ही पिताजी गांव चले गए। दूसरे दिन वापस भी लौट आए। उनके चेहरे पर उदासी और मायूसी छाई हुई थी। अगले कई दिनों तक वो उदासी और मायूसी हमारे घर के भीतर बनी रही। कुछ दिनों बाद वो खबर सुनने को मिली जो सिर्फ खबर नहीं थी, इस देश की हकीकत थी। गांव के उसी भूतिया बरगद के नीचे टुकड़ों टुकड़ों में राघव भैया की लाश मिली, हिंदुस्तान के अभिशप्त प्रेम की लाश। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।